हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। यूपीपीएससी आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आज कवर करते हैं। 13 इससे पहले हो चुके हैं और वो सभी प्लेलिस्ट में। उसके अलावा एक सीरीज के और प्रैक्टिस सेट हैं 14-15, जिसका नाम है आरओ अधिकारी सीरीज के थे वो सभी भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। उन सभी को भी देख सकते हो। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें और आप देख पा रहे होंगे कि जैसे देखो, पहला है इसमें कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं। दूसरा, पर्यावरण किससे बनता है। तीसरा, देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी देखेंगे आज। इस तरह के तकरीबन 70-75 क्वेश्चन रखे हैं मैंने इसमें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी को मेरे साथ डिटेल से एंड तक देखो और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। सही कितने होते हैं आपसे, ये माइंड को बिल्कुल फोकस करके करना क्वेश्चन को। तो देखो, इसमें अब स्टार्ट करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन के साथ कि पहला क्वेश्चन है इसमें, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं। यानी नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। बताओ, देखते हैं कितने बता पाते हैं इस पहले क्वेश्चन का जवाब कि नमक में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो देखो, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हेलोफाइट। यानी नमक की मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, हेलोफाइट कहा जाता है। इसके अलावा मरुस्थल में भी पौधे उगते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, जो इसमें ऑप्शन ए देख पा रहे होंगे, उसको कहा जाता है जीरोफाइटस। क्या कहा जाता है, जीरोफाइटस या जीरोफाइट कहा जाता है मरुस्थल की मिट्टी में उगने वाले को। इसके अलावा जल में भी उगते हैं पौधे, उसको क्या कहते हैं फिर, जल में उगने वाले पौधे को कहते हैं जलोद्भिद। ठीक है, देखो, नमक की मिट्टी में उगने वाले पौधे को कहते हैं हेलोफाइटस और मरुस्थल में उगने वाले पौधों को कहते हैं जीरोफाइटस और जो जल में उगते हैं उसको कहते हैं जलोद्भिद। ठीक है, तो तीनों को अच्छे से समझ लेना। अब देखो, ये आगे क्वेश्चन है कि पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण किससे बनता है। अगर आपको पर्यावरण की परिभाषा के बारे में मालूम होगा अच्छे से तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। देखो, जब आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ोगे तो इन्वायरमेंट का इसमें पहला ही चैप्टर आएगा। उसमें इन्वायरमेंट पहला चैप्टर दिया हुआ है, तो उसी में पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि जैसे देखो, पर्यावरण को सामान्य शब्दों में क्या क्या कह सकते हैं। पर्यावरण से आशय क्या होता है कि पर्यावरण जो होता है ना, जैविक और अजैविक या जैविक और अजैविक, उसके अलावा जो आसपास का वातावरण होता है उसका सम्मिलित रूप होता है। क्या होता है, जैविक और अजैविक घटक। यानी जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं, उसके अलावा जो आसपास का वातावरण का जो सम्मिलित रूप होता है, इन तीनों का, उसी को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, और यह पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। जो यह पर्यावरण है, यही पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। ठीक है, तो समझ लेना इसका। देखो, ऑप्शन पहला जैविक घटकों से भी बनता है और भू आकृतिक घटकों से भी, अजैविक घटकों से भी। तो कह सकते हो ये सभी शामिल होते हैं पर्यावरण में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इन सभी से बनता है पर्यावरण। तीसरा क्वेश्चन है, संवहनी वेस्कुलर पौधों में पाई जाने पानी ऊपर किससे जाता है। यानी संवहनी पौधों में पानी जो है ऊपर किस क्रिया से, किसके द्वारा जाता है ऊपर, ये पूछा है इसमें। तो देखो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जाइलम ऊतक की वजह से। ये जो पौधे जो है पानी, यानी संवहनी पौधे जो हैं पानी को जाइलम ऊतक की वजह से ग्रहण करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम ऊतक। यानी संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाइलम ऊतकों के द्वारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है। यानी गेहूं की खेती के लिए उर्वरक पूछा है कि किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन, तांबा, पोटेशियम या लोहा। गेहूं की खेती में किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो प्रयोग है उर्वरक के रूप में गेहूं की खेती में किया जाता है। जैसे देखा होगा, जैसे यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया में सबसे अधिक मात्रा होती है यूरिया में नाइट्रोजन की। तो समझ सकते हो, गेहूं में जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, यूरिया का, यानी नाइट्रोजन का। वैसे पौधे के लिए जो आवश्यक तत्व जो होते हैं ना, प्रमुख रूप से देखा जाए तो वो कितने होते हैं, तकरीबन 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों के लिए। इसमें भी प्रमुख होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पौधों के विकास के लिए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है, आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन और एस्कॉर्बिक एसिड। तो इन चारों में से कौन सा हार्मोन है इनमें।
तो देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो हार्मोन दिया हुआ है इंसुलिन है। इन चारों में हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आप सभी को पता होगा। इसका जो स्रावन होता है ये अग्नाशय ग्रंथि में होता है और इसका जो कार्य होता है ना इंसुलिन का कार्य भी पूछा जाता है आपसे। तो बता दूं इसका जो कार्य होता है ना, रुधिर की शर्करा का नियमन करना होता है। यानी इंसुलिन क्या करता है? रुधिर की शर्करा का नियमन करता है। और इसकी कमी से रोग भी पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा? मधुमेह। और अगर इसकी अधिक मात्रा हो जाती है शरीर में तो क्या होता है? देखो कमी से तो मधुमेह रोग हो जाता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा शरीर में हो जाए तो उससे होगा हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सा? हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है अधिकता से, और कमी से इंसुलिन की से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना इसे। नेक्स्ट देखो, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन इन चारों में से पाया जाता है? तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफिल में। आगे देखो, जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 इंपोर्टेंट है। जार्विक 7 क्या ये कि ये इलेक्ट्रॉनिक पैर है, कृत्रिम हृदय है, पेसमेकर है या कृत्रिम आंख है? जार्विक 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जार्विक 7 क्या है? तो देखो ये एक कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय। और इसका आविष्कार पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आविष्कार किया था रॉबर्ट जार्विक थे। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट जार्विक। और फिर उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया जार्विक 7। यानी कह सकते हो रॉबर्ट जार्विक ने इसकी खोज की, यानी इसका आविष्कार किया, और उन्हीं के नाम पर इसका जो ये कृत्रिम हृदय जार्विक 7 इसका नाम रख दिया जार्विक 7। और यह कृत्रिम हृदय पहली बार बन्ने क्लार्क नामक रोगी में 1982 में प्रस्तावित किया गया था। पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति में यह पहली बार प्रस्तावित किया गया था? तो एक रोगी था, उसका नाम था बन्ने क्लार्क, और 1982 में। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। यानी आधुनिक जो कंप्यूटर हैं, पहले देखा होगा आपने जैसे सुपर कंप्यूटर, ये जो सभी कंप्यूटर होते थे तो इनका आकार काफ़ी बड़ा होता था, और अब आप देख पा रहे होंगे कि जेब में भी रख सकते हो, इतने छोटे हो गए हैं। तो ये किस वजह से हुआ है इनका छोटा आकार? क्या ट्रांजिस्टर, नैनो पदार्थ, समाकलित परिपथ, चिप्स या अति संचालक? तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समाकलित परिपथ चिप। चिप जो होती है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इसी की वजह से देखा जाए तो ये जो कंप्यूटरों का आकार है, यानी आईसी कह सकते हो आप शॉर्ट में, उसी की वजह से इस सभी कंप्यूटरों का आकार यानी इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आकार छोटा हो रहा है। और अधिकतर आप देख रहे होंगे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं तकरीबन सभी में आईसी का प्रयोग होता है, और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इनके आकार में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? वह स्थान बताना है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान। देखो इसके बारे में बताऊं मैं आपको कि प्रागैतिहासिक मध्य पाषाण काल के जो सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? एक तो आदमगढ़ जगह है मध्य प्रदेश की, और एक है बागौर जो राजस्थान में पड़ती है। आदमगढ़ और बागौर। देखो बागौर तो इसमें है नहीं, आदमगढ़ दिया हुआ है ऑप्शन सी में जो मध्य प्रदेश में है। तो कह सकते हो कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वह हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले हैं, और इसके अलावा बागौर भी आ जाए राजस्थान का तो वो भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह कौन सा है? देखो सारनाथ भी रहा है, बोध गया भी रहा है, और कुशीनारा भी रहा है, लेकिन ये जो सांची है क्या यह भगवान बुद्ध से रहा है? कहीं भी नहीं रहा है ये भगवान बुद्ध से। तो यह किससे संबंधित है? सांची का स्तूप तो देखा होगा आपने, ये तो उससे अशोक से संबंधित है काफ़ी। और देखो ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और कुशीनारा में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, तो समझ सकते हो सांची जो है यहाँ पर इन्होंने कोई भी इनके जीवन से संबंधित कोई भी तथ्य नहीं मिला है, यानी कह सकते हो ये महात्मा बुद्ध सांची से किसी तरह से कोई संबंधित नहीं थे। देखो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची जो है, और यहाँ पर देखा जाए तो 3 जो स्तूप हैं सबसे बड़े, देखा जाए तो कितने स्तूपों की वो जो स्तूप मिले हैं यहाँ पर 3 है सांची में उसके अशोक के, और इनमें भी सबसे बड़ा स्तूप भी पूछा जाता है तो उसका नाम क्या है? महास्तूप नाम है इस स्तूप का।
और इस स्तूप का 3री शताब्दी में कहा जाता है कि उसके अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आगे देखो कि निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया कर दिया वह कौन था। यानी चोल शासक के बारे में पूछा है कि जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का रूप प्रदान कर दिया वह कौन था। यानी भी बंगाल की खाड़ी को चोल झील कह दिया था, वह कौन शासक था, चोल शासक। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है आप सभी को। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। ये चोल शासक था, इसने जो बंगाल की खाड़ी है उसको चोल झील के रूप में चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। इसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा था, राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ बताना है। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान है। याद रखना, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में देखा जाए तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, शतपथ ब्राह्मण का। और शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकई, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह जो ये राजा हुए हैं इन सभी का उल्लेख मिलता है किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। और देखो एक क्वेश्चन हिस्ट्री में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि ऐतिहासिक काल से संबंधित ही है कि वह बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें देखा जाए तो यानी कैसे कह सकते हो, बौद्ध ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। यानी जो 16 महाजनपद हैं ऐसे एक तो बौद्ध ग्रंथ भी है और एक जैन ग्रंथ भी है, तो नाम पूछा जाता है। तो याद रखना बौद्ध ग्रंथ तो है अंगुत्तर निकाय, कौन सा, अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ कौन सा है, भगवती सूत्र। देखो ऐसे याद कर सकते हो कि बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें 16 महाजनपद हैं, अंगुत्तर निकाय। यानी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें पहले आता है, तो बौद्ध धर्म भी पहले ही आया था, जैन बाद में आया था, तो उसी वजह से अंगुत्तर निकाय तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित जिसमें 16 महाजनपद हैं, ठीक है। और भगवती सूत्र हो जाएगा जैन ग्रंथ से संबंधित जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखो, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था आरंभ की थी। पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी जो सूरी वंश का संस्थापक था, इसी के द्वारा पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो, देखो ये दरबारी कवि तो अलाउद्दीन खिलजी के थे अमीर खुसरो, लेकिन इन्होंने कविताएं लिखना बलबन के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था। और वैसे ये दरबारी कवि किसके थे, उसके अलाउद्दीन खिलजी के। और याद रखना अमीर खुसरो काफ़ी फेमस दरबारी कवि हुए हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के, और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कहाँ हुआ था, एटा कासगंज में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था, एटा कासगंज के क्षेत्र में। और इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं के द्वारा सितार और तबले का जो वाद्य यंत्र हैं उनका आविष्कार भी किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। और खड़ी बोली और कव्वाली की भी शुरुआत इन्होंने ही की थी। और देखो इन्हीं के द्वारा कहा गया था कश्मीर को धरती का स्वर्ग, अमीर खुसरो ने ही कहा था, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये अपने आप में। देखो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी, कौन सी भाषा के बारे में। देखो मैंने बताया था अभी खड़ी बोली का आविष्कार इन्हीं को जाता है इसका श्रेय, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अग्रगामी भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं अब। एक सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी की रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं। एक दो रचना भी बता दूं आपको कि तुगलकनामा जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लिखी गई थी। इसके अलावा इन्होंने एक और लिखी थी, उसका नाम था तारीख़ अलाई, यानी अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है। तारीख़ अलाई और तुगलकनामा ये सभी लिखी गई थी इन्हीं के द्वारा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सबसे अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था, ठीक है, सबसे अधिक सुल्तानों के शासनकाल में रहे थे ये। आगे देखो, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में
अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में, इसमें मोहम्मद गौरी के द्वारा जयचंद को पराजित किया गया था। देखो तराइन का पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। दूसरा हुआ था 1192 में, इसमें भी मोहम्मद गौरी, इसमें सॉरी दूसरे जो तराइन का युद्ध है, अधिकतर इतिहासकार यही कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। लेकिन चंद्रबरदाई अपनी पृथ्वीराज रासो में क्या कहता है, वह कहता है कि इन दोनों के मध्य 16 युद्ध हुए थे और 17 युद्ध हुए थे, जिसमें 16 युद्धों में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन 17वें युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। लेकिन इतिहासकार अधिकतर यही मानते हैं कि इन दोनों के मध्य 2 ही युद्ध हुए, तराइन का पहला और दूसरा, जिसमें पहले में मोहम्मद गौरी हारा और दूसरे में जीत गया। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ, 1194 में तो ये चंदावर का युद्ध हुआ था। वो तो कन्नौज और भिलग्राम का युद्ध हुआ था 1539 में, 39-40 में हुआ था, 39-40 में। तो उसमें तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है। और देखो एक तीसरा युद्ध भी हुआ था तराइन का, वो सभी को बताना है, नहीं तो मैं बता ही दूंगा। तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था, शायद किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन तीसरा युद्ध भी हुआ था तराइन का, वो किस किस के मध्य हुआ था। देखो तीसरे तराइन युद्ध के बारे में बताऊं कि जैसे मोहम्मद गौरी था, ठीक है, मोहम्मद गौरी के गुलामों के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक यलदौज था, एक कुबाचा था और एक बख्तियार खिलजी था। ठीक है। तो देखो इसने जैसे अपने ये जो वापस गजनी चला गया था मोहम्मद गौरी, तो फिर इसने अपने जो साम्राज्य था उसका विभाजन कर दिया था, अपने गुलामों को ही दे दिया था। उसमें इसने पहला जो ये हिंदुस्तान दिया था ना, हिंदुस्तान दिया था इसने किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिस पर इसने गुलाम मस्जिद की स्थापना कर दी थी। और अफगानिस्तान का गजनी दिया था यलदौज को। काबुल और कंधार दिया था इसने कुबाचा को। देखो काबुल में का और कंधार में भी का आ रहा है, तो याद करना आसान हो जाएगा, कुबाचा को दिया। और अफगानिस्तान का गजनी यलदौज को। और इस तरह से इसने विभाजन कर दिया था। तो फिर जैसे गुलाम मस्जिद चल रहा था तो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, स्थापना तो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वास्तविक था इल्तुतमिश। तो फिर 1215 में, कब 1215 में लड़ा गया था यलदौज और इल्तुतमिश के मध्य, जो गजनी का शासक था ना यलदौज, उसके मध्य और इल्तुतमिश के मध्य तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1215 में, जिसमें इल्तुतमिश ने यलदौज को पराजित कर दिया था। फिर उस वजह से वापस जाना पड़ा था गजनी यलदौज को। तो समझ सकते हो 1215 में हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो कि हर्ष के दरबार में हिंसवांग को दूत के रूप में किसने भेजा था। हर्षवर्धन के टाइम में आया था ये हिंसवांग जो है, तो इसको किसने भेजा था, ये चीनी यात्री था हिंसवांग। इसी ने कहा था मैंने कई देश देखे पर भारत जैसा नहीं, मैंने कई राजा देखे पर हर्ष जैसा नहीं, हर्ष हिंसवांग के द्वारा ही कहा गया था। तो ये किस शासक ने भेजा था, चीनी यात्री तो ये था ही। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ताई सुंग, जो चीनी यात्री था उसके द्वारा भेजा गया था इसको हर्षवर्धन के दरबार में। और ऐसा कहा जाता है कि यह तकरीबन 10 वर्ष के करीब भारत में रहा था और 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। ये भी कहा जाता है कि हिंसवांग के द्वारा जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें शिक्षा ग्रहण की गई थी, ठीक है, यानी अध्ययन किया गया था। और इसी के द्वारा हिंसवांग के द्वारा ही हर्षवर्धन से संबंधित है सीयू की पुस्तक भी लिखी गई थी। पूछा जाता है कि सीयू की रचना किसने की थी, तो हिंसवांग के द्वारा की गई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग 138 देशों के यात्रा विवरण का इसमें जिक्र किया था हिंसवांग ने। अपनी जो सीयू की पुस्तक थी उसमें 138 देशों में ये घूमा था, तो उसके बारे में इसने अपना जिक्र किया था इसमें, ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे। अष्टदिग्गज बताओ किससे संबंधित थे अष्टदिग्गज। तो देखो इसका क्या जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
अष्टदिग्गज जो थे ना कृष्णदेव राय के टाइम में थे। इसके अलावा जो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है शिवाजी, ये भी सही हो जाएगा वैसे तो, लेकिन प्रमुख देखा जाए तो इसमें कृष्णदेव राय को लगाना है आपको, अगर दोनों दिए हों तो। लेकिन शिवाजी के टाइम में भी अष्टदिग्गज थे, आप सभी ने पढ़ा होगा। जो मराठा शासक था ये शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके टाइम में भी अष्टदिग्गज हुआ करते थे। जैसे शिवाजी के टाइम में पेशवा को, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, राजस्व मंत्री को पंत और मजूमदार कहा जाता था। सेनापति कौन होता था पता है, पूछा जाता है, सरे नौबत को सेनापति, और विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। सूचना मंत्री भी होता था एक, वाक्यानवीस कहा जाता था उसको। और आपका एक दो न्यायाधीश और होता था, और एक दो और थे, उन्हें और देख लेना, ठीक है। और कृष्णदेव राय के टाइम में भी अष्टदिग्गज हुआ करते थे। देखो शिवाजी के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि जो दो प्रकार का कर जो ये लेते थे, इसमें एक तो था चौथ और एक था सरदेशमुखी। चौथ जो होता था वो कुल उपज का 1/4 भाग होता था, चौथ 1/4 भाग कुल उपज का। और जो सरदेशमुखी होती थी वो कुल उपज का 1/10 भाग होती थी। तो समझ सकते हो ये चौथ जो ली जाती थी यानी अधिक मात्रा में ली जाती थी, और जो सरदेशमुखी थी कुल आय का ये 1/10 था। यानी इतना अंतर है कि जो चौथ थी वो तो कुल उपज का था 1/4, और जो सरदेशमुखी थी वह कुल आय का था 1/10। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। ये संगम वंश जो हुआ था उसमें से हैं ये। संगम नहीं, सॉरी, वो विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर साम्राज्य पर सभी ने पढ़ा होगा। 4 वंशों ने शासन किया था। पहला उसमें संगम वंश था जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। दूसरा वंश था, उसमें दूसरे वंश का नाम क्या था, दूसरा वंश जो था उसका नाम था सालु वंश, और सालु वंश की स्थापना की थी सालुम नरसिंह ने। और ये जो कृष्णदेव राय थे ना, ये तुलुप वंश से संबंधित थे। जो विजयनगर साम्राज्य पर तीसरा वंश हुआ था ना, तुलुप वंश, जिसकी वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी स्थापना, तो ये कृष्णदेव राय उसी से संबंधित थे। और इन्होंने ही 1509 से लेकर के 1529 तक शासन किया था। ठीक है, और बाबर ने भी कहा है, बाबर ने भी 2 राज्य जो हुए थे भारत में, उन 2 राज्यों जैसे विजयनगर और मेवाड़ को ही शक्तिशाली बताया है बाबर ने। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये अपने आप में। और इन्हीं के टाइम में जो वो पुर्तगाली जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क वगैरह जो आए थे वो सभी इसी के टाइम में आया था। आगे देखते हैं अब, किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम, किताबुल हिंद रचना के लेखक बताना है आपको। किताबुल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो देखो इसका क्या जवाब होगा। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, अलबरूनी। देखो अलबरूनी के बारे में बताऊं, जैसे महमूद गजनवी हुआ, महमूद गजनवी जो गजनी से संबंधित था, यानी अफगानिस्तान के गजनी नामक जगह से भारत आया था, सभी को पता होगा। ठीक है, तो इस गजनवी, महमूद गजनवी का पिता था सुबक्तगीन, और सुबक्तगीन का जो वो था पिता या उसका महाराज था, यानी जिसका ये गुलाम था कह सकते हो, उसका नाम था अलप्तगीन। यानी और अच्छे से समझो कि जैसे देखो गजनी में एक वंश चला करता था जिसका नाम था गजनी, या फिर उसे यामिनी वंश भी कहा जा सकता है। उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अलप्तगीन की, और उसका गुलाम और या फिर वो दामाद भी बना था सुबक्तगीन। सुबक्तगीन ने भारत पर आक्रमण भी किया था, लेकिन वो काफ़ी, पहला जो दूसरा आक्रमण हुआ था जयचंद के टाइम में, उसमें वो असफल हुआ था। फिर आगे भी सुबक्तगीन ने आक्रमण किया था गजन उस पर, जयचंद पर, लेकिन जो पेशावर में आक्रमण किया था तो उसमें इसने, जयचंद ने सुबक्तगीन की हत्या कर दी थी और उसे पराजित भी कर दिया था। फिर इसके बाद जो गजनी था वहाँ का शासक बना था ये महमूद गजनवी, और इसने कसम खा ली थी कि भारत पर ये हर साल एक आक्रमण करेगा। इसी वजह से इसने काफ़ी आक्रमण भी किए थे, फेमस आक्रमण भी किए थे। और इसका जो आक्रमण करने का उद्देश्य था ना, ये भी पूछा जाता है, तो क्या था, धन लूटना था और एक मूर्ति पूजा को नष्ट करना था, जो महमूद गजनवी के आक्रमण हुए थे। ठीक है, और फिर इसने उसको, जयचंद को मतलब काफ़ी पराजित भी किया, और फिर उसका उपहास करके छोड़ दिया, जिस कारण से जयचंद ने आत्महत्या की थी। ठीक है, और देखो 1025 का आक्रमण जो इसका फेमस है महमूद गजनवी का, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ मंदिर था, लकड़ी का बना हुआ था, उसको, उसमें एक सोने का दरवाज़ा भी था, उसको लूट करके ले गया। शिव जी की सोने की मूर्ति थी, उसको भी ले गया था ये अपने साथ। ठीक है, तो समझ सकते हो काफ़ी फेमस है महमूद गजनवी, उसी के साथ आया था ये लेखक जो है अलबरूनी। अलबरूनी के बारे में जान लेना चाहिए आप सभी को। वैसे तो देखो ये महमूद गजनवी के साथ ही आया था,
और यह प्रथम विदेशी था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। देखो पूछा जा सकता है कि प्रथम विदेशी कौन था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, तो अलबरूनी ही था। और इसने 1030 में किताबुल हिंद यानी इसे तहकीक हिंद भी कह सकते हो, इसकी रचना की थी। कब की थी? 1030 में। इसके साथ फिर फिरदौसी भी था जो इसका दरबारी लेखक था महमूद गजनवी का, इसके द्वारा रचना की गई थी शाहनामा की। शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने। एक बैहाकी भी था इसी के टाइम में, महमूद गजनवी के टाइम में ही था बैहाकी, उसके द्वारा तारीख सुबुक्तगीन, जो महमूद गजनवी का पिता था ना सुबुक्तीन, उसकी बायोग्राफी लिखी गई थी। देखो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या फ़र्क होता है? बायोग्राफी तो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है किसी के जीवन पर। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो खुद के द्वारा अपने जीवन पर लिखी जाती है, ठीक है, आत्मकथा यानी। ठीक है, तो तारीख सुबुक्तगीन जो महमूद गजनवी का पिता था उसकी ये बायोग्राफी लिखी गई थी बैहाकी के द्वारा। तो देखो किताबुल हिंद की रचना किसने की? अलबरूनी ने। काफ़ी समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आयने दहसाला पद्धति किसके द्वारा तैयार की गई थी? अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आयन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा तैयार की गई थी? आयन ए दहसाला, बताओ किसके द्वारा की गई थी? तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो अकबर के नौरत्न थे उसमें से एक था टोडरमल, उसके द्वारा ये रचना की गई थी। आयन ए दहसाला की रचना किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा की गई थी, टोडरमल। और देखो टोडरमल के बारे में बताऊं, ये भू राजस्व मंत्री था। चलो एक स्पीड से बता दूं कि जो अकबर के नौरत्न हुए थे उसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो बीरबल है जिसका वास्तविक नाम था महेश दास। उसके अलावा रामतनु पांडे भी, जिन्हें तानसेन के नाम से जाना जाता है, तानसेन को रामतनु पांडे भी कहा जाता था, वो भी थे। एक मानसिंह थे, मानसिंह सेनापति था अकबर का फेमस, ठीक है। और एक टोडरमल तो ये हो ही गए, टोडरमल भू राजस्व मंत्री थे। इसके अलावा अब्दुल रहीम खाने खाना भी थे, अबुल फजल भी थे। देखो अबुल फजल की हत्या करवा दी गई थी, आप सभी को पता होगा, जहांगीर के द्वारा। और ये काफ़ी खाते थे, ऐसा कहा जाता है अबुल फजल के बारे में कि एक दिन में तकरीबन 15 किलो के करीब खाते थे। और एक फैजी थे, फैजी। और एक मुल्ला दो प्याजा फ़कीर अजीउद्दीन भी थे। तो ये कह सकते हो नौरत्न काफ़ी फेमस थे अकबर के। तो आयन दहसाला की रचना किसके द्वारा की गई थी? यानी ये जो पद्धति थी किसके द्वारा तैयार की गई थी? रचना नहीं है, सॉरी, आयन दहसाला पद्धति ये टोडरमल के द्वारा की गई थी। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं लॉर्ड मैकाले? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? अंग्रेजी शिक्षा में सुधार से संबंधित है। ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से। जो कह सकते हो कि जो मैकाले स्मार्ट लेख आया था उसके बारे में भी पढ़ा होगा, आप सभी ने पढ़ लेना चाहिए अगर नहीं पढ़ा हो तो। और ये 1834 में पेश किया गया था मैकाले स्मार्ट लेख, सभी को पता होगा। और इसी के तहत अंग्रेजी जो भाषा थी उसको भारतीय शिक्षा में जोड़ दिया गया था, किसके द्वारा? मैकाले के द्वारा, लॉर्ड मैकाले स्मार्ट लेख के द्वारा। और उस टाइम वायसराय भी पूछा जाता है कौन था, तो भारत में उस टाइम था लॉर्ड कैनिंग, नहीं सॉरी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कैनिंग तो 1857-56 से 62 तक था। विलियम बेंटिंग था 1828 से लेकर के 1835 तक। ये वो था, क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल था, वायसराय नहीं था, गवर्नर जनरल भारत का, ठीक है। तो समझ सकते हो ये लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था 1947 में, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो जो 14 जून 1947 को कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ था, भारत का विभाजन, उसमें प्रस्ताव, जो विभाजन का प्रस्ताव था वो स्वीकृत हुआ था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। आगे देखो अब, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? स्थायी बंदोबस्त, तो बताओ कितनों को पता है स्थायी बंदोबस्त के बारे में? तो देखो जैसे 3 भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा भारत में। जैसे पहली थी स्थायी बंदोबस्त, या फिर इसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता था। इसके या फिर जमींदारी प्रथा, इस व्यवस्था को जागीरदारी प्रथा भी कहा जाता था। और तो और इसे मालगुजारी प्रथा भी कहा जाता था। और दूसरी प्रथा जो थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, तीसरी महलवाड़ी थी। तो इन तीनों के बारे में पढ़ना चाहिए आप सभी को अच्छे से,
ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखो ये जो स्टार्ट की गई थी ना, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके अलावा उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर प्रदेश का बनारस जो क्षेत्र है, इसके अलावा कुछ भाग इसका कर्नाटक में भी आता, तो इस क्षेत्र में लागू की गई थी। और देखा जाए तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का तकरीबन 11% पर ये लागू की गई थी। कितने पर? 11% पर। और इसका श्रेय कॉर्नवालिस को ही जाता है। देखो कॉर्नवालिस कब से कब तक रहा था? 1786 से लेकर के 1793 तक रहा था कॉर्नवालिस जो है। और इसने 1793 में ही राजस्व बोर्ड की भी स्थापना की थी। कॉर्नवालिस के द्वारा ही राजस्व बोर्ड की भी स्थापना की गई थी। और देखो ये जो जमींदारी प्रथा थी ना, इसमें जो जमींदार जो राजस्व इकट्ठा करता था उसका वह केवल 11% ही अपने पास रखता था और 89% वो कंपनी को देता था। किसको? कंपनी को। तो कह सकते हो संपूर्ण जो उसका जो आय होती थी उसकी तकरीबन कंपनी के पास ही चली जाती थी। और दूसरी हुई फिर रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस व्यवस्था में जमींदार को ही भूस्वामी मान लिया गया था। यानी जो रैयतवाड़ी थी ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस व्यवस्था में जमींदारक को जो है भूस्वामी मान लिया गया था। तो ये रैयतवाड़ी में इससे लगान की दर तय की जाती थी और उसी हिसाब से कर प्राप्त किया जाता था। और यह फिर मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम में लागू हुई थी। और टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को इसका श्रेय दिया जाता है। इसी वजह से जनक भी कहा जाता है मुनरो और रीड को। और 1792 में ये व्यवस्था जो है रैयतवाड़ी सबसे पहले कैप्टन रीड के द्वारा पश्चिम बंगाल में लागू की गई थी। कब? 1792 में। फिर आगे चल के 1820-21 में मद्रास में टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पूछा जाता है कि ये सबसे अधिक क्षेत्रफल पर थी कौन सी रैयतवाड़ी? तकरीबन 51% भाग पर थी ये संपूर्ण भारत के। फिर तीसरी जो हुई थी वो महलवाड़ी हुई थी और ये राजस्थान से संबंधित है, समझ सकते हो। आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब, दक्षिण भारत का कुछ क्षेत्र है, इस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कुछ राजस्थान का भी हिस्सा आता है। और इसका जो प्रतिपादन किया था वो हॉल्ट मैकेंजी को श्रेय दिया जाता है इसका। और कब किया था? 1819 में की थी। इसकी शुरुआत की थी 1819 में। और क्या बताऊं इसके बारे में कि देखो हॉल्ट मैकेंजी में माँ आ रहा है पहला, और महलवाड़ी में भी माँ आ रहा है, तो इस हिसाब से याद कर सकते हो। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें लगान की जो दर थी 30 साल के लिए निर्धारित की जाती थी इसमें महलवाड़ी में। जैसे कि देखो पहले 80% की गई थी, उसके 30 साल बाद फिर 66%, फिर डलहौजी के टाइम में इसको और घटा दिया गया था तो 50% कर दिया गया था। तो समझ सकते हो स्थायी बंदोबस्त हुई थी कॉर्नवालिस के टाइम में। आगे देखो अब, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, देखो इसके बारे में बताऊं, जैसे बंगाल विभाजन हो गया था 1905 में, उसके बाद फिर स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। तो उसकी एकता और उसके यानी विस्तृत रूप में जो हो रहा था उसको देख करके अंग्रेज जो भयभीत हो गए थे। फिर उन्होंने ये कार्य किया था कि फूट डालो नीति अपनाई थी उन्होंने, यानी हिंदू मुस्लिमों को भड़काने का कार्य किया था। कर्जन के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। तो इस तरह से कह सकते हो कि उन्होंने मुस्लिमों को काफ़ी लुभावने अवसर दिए, यानी वो दिए, कह सकते हो कि लालच दिया। उस वजह से वो हिंदुओं के खिलाफ होते गए और उनका कह सकते हो कि हिमायती बनते गए वो मुस्लिम जो है, और फूट डालने लगे एक दूसरे के मध्य, यानी कट्टरता भर दी दोनों के मध्य, हिंदू और मुस्लिमों के बीच। और फिर आगे चल के 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल गया था उस वायसराय मिंटो से मिलने शिमला में, और वहीं पर जाकर के एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर दी थी मुस्लिमों के लिए। मिंटो इसी ने क्या बोलते हैं आगा खां ने। और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह 30 दिसंबर 1906 को ढाका के शाहबाग में एक सभा का आयोजन किया फिर उन्होंने, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो कहाँ पर? ढाका में की गई थी ये 30 दिसंबर 1906 को। काफ़ी फेमस हो जाती है ये। और किसके द्वारा? तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन 23 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सलीमुल्लाह खान के द्वारा। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसके द्वारा की गई? ढाका में सलीमुल्लाह खान के द्वारा। ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी सही है, सलीमुल्लाह खान के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, तो देखो इसका सही जवाब क्या है? ये 1905 में स्थापित की गई थी सलीमुल्लाह खान। ये जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापित की गई थी। और किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका जवाब।
और देखो इसकी स्थापना का उद्देश्य भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापित की गई थी ना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना था ताकि वह भारत सेवा हेतु राष्ट्रीय मिशनरी के रूप में अपने को समर्पित कर सकें। यानी इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो था लोगों को इस प्रकार से शिक्षित करना था कि वो भारत सेवा में राष्ट्रीय मिशनरियों के रूप में अपने को समर्पित कर सकें। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो देखो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऑप्शन भी सही है, ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 24 सितंबर 1873 को। 1873 भी याद कर लोगे, काम चल जाएगा। वैसे 24 सितंबर भी याद कर लो तो और सही है। 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। और इसका भी उद्देश्य बता दूं, देखो उद्देश्य महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा भी जा सकता है। देखो स्थापना का ईयर, संस्थापक का नाम और उसका उद्देश्य, ये 3-4 चीज़ें तो आपको याद ही होनी चाहिए। जो इसका उद्देश्य था ना इसका सत्यशोधक समाज की स्थापना का, क्या था? जैसे हिंदू, अछूत एवं अस्पृश्य जातियों को शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दिलवाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। जो छुआछूत व्यवस्था अधिक प्रचलित थी उस टाइम में, तो उसमें हिंदू, अछूत एवं अस्पृश्य जातियों को शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दिलवाना यह महत्वपूर्ण कार्य था इसका। और ये महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक थे ज्योतिबा फुले। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था जो महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम रूप से चलाया गया था? और जो जन आंदोलन था, देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जैसे महात्मा गांधी का जो प्रथम सत्याग्रह जो किया गया था वो तो 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध। यानी तिनकटिया प्रथा जो जैसे अंग्रेज किसानों पर जो ज़मीन पर 3/20 भाग पर जो नील की खेती कराते थे, उसमें कर के ऊपर यानी कर में कटौती के लिए, जैसे ब्रिटेन में सिंथेटिक नील का आविष्कार हो गया था तो उस वजह से इनका मांग कम हो गई थी भारतीय नील की, तो और लेकिन अंग्रेजों ने उसमें कर में कोई कटौती नहीं की थी, तो उसके विरोध में हुआ था यह आंदोलन, तो वो किया था। लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो यही पूछा है कि सबसे पहले कौन सा किया था, तो महात्मा गांधी ने, ये बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 में दिमाग लगाओ, कौन सा किया था सबसे पहले? तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। और ये कब चलाया गया था असहयोग आंदोलन? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कब चलाया गया था? ये 1920 में चला था। और कब तक चला था? 1922 तक। यानी ये 12 फरवरी 1922 में ये इसको समाप्त घोषित कर दिया था इन्होंने। क्यों? क्योंकि जो यूपी का जो गोरखपुर जिला है उसमें चोरी चोरा कांड हुआ था, उस वजह से इसको समाप्त किया था इन्होंने। नमक कानून भी किया था इन्होंने, 1930 में किया था, पता होगा आप सभी को। इसी के विरोध में इन्होंने वो जो दांडी यात्रा शुरू की थी, नमक कानून के विरोध में ही शुरू की थी उसको। और ये भी पूछा जाता है कि नमक कानून के विरोध में जो दांडी यात्रा थी इन्होंने कहाँ से कहाँ तक की थी और कब की थी? तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक की थी, साबरमती आश्रम से दांडी तक। यानी दांडी जो है नौसारी जिले में पड़ता है। इसमें कुल 78 सहयोगियों ने इनका साथ दिया था और 24 दिन तक चली थी, 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में शुरू हुआ था। और कहाँ से हुआ था? जो मुंबई के ग्वालियर का मुंबई का जो ग्वालियर टैंक ग्राउंड है वहाँ से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक ग्राउंड से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और नील विद्रोह तो यही है जो महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन जन आंदोलन पूछा है तो इसमें पहला जवाब क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। और वैसे तो देखो इसके बारे में बता दूं कि जो असहयोग आंदोलन है ना, इसके बारे में जो इसकी पृष्ठभूमि तो यही समझ सकते हो आप कि जो रॉलेट एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इसके अलावा जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसी ने पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी इसी की, असहयोग आंदोलन की। तो समझ सकते हो स्टार्टिंग तो वहीं से हो गई थी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? जो देखो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में जो 1939 में जो ये सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए थे, उसमें फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे इनके खिलाफ थे, यानी इनसे नाराज थे।
और जिसका महात्मा गांधी ने समर्थन किया था उसको इन्होंने हरा दिया था, तो इस वजह से इन्होंने उसमें वो त्यागपत्र दे दिया था। तो उसके बाद फिर अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो याद रखना इसमें अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को देखो, इनके खिलाफ जो चुनाव हुआ था ना त्रिपुरा में, जो 1939 में जो चुनाव हुआ था, उसमें इनके खिलाफ खड़े हुए थे पट्टाभी सीतारामैया, और उसमें पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो उसकी पट्टाभी सीतारामैया की हार को महात्मा गांधी ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था और अपनी व्यक्तिगत हार मानी थी, उन्होंने अपनी खुद की हार मान लिया था उसको, जिस वजह से फिर ये सुभाष चंद्र बोस को भी दुख हुआ, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर आगे इसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, तो समझ सकते हो राजेंद्र प्रसाद। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया? 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष किसको चुना गया और वो राष्ट्रवादी नेता भी था? बताओ किसको राष्ट्रवादी नेता था केंद्रीय विधानसभा का 1925 में अध्यक्ष चुना गया? तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल को। किसको? विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था 1925 में। नेक्स्ट देखो, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? प्रांतीय सरकारों का गठन, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1935 का जो अधिनियम आया था उसके तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया और अंग्रेजी सरकार द्वारा भेजा गया सबसे बड़ा दस्तावेज था, याद रखना। इसमें कुल 14 भाग, 8 अनुसूचियाँ और तकरीबन 321 अनुच्छेद थे। और समझ सकते हो जो भारतीय संविधान है तकरीबन 70% इसी से लिया गया है। किससे? भारत शासन अधिनियम से। और देखो इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं भी आपके सामने पढ़ लेनी चाहिए आप सभी को। जैसे इसमें केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था, क्योंकि जैसे 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उससे प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया और 1935 तक चला था, और 35 के द्वारा केंद्र में लगा दिया गया, प्रांतों से हटा दिया गया। इसी में अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार भी किया गया 35 में ही, और प्रांतों में मताधिकार का विस्तार भी किया गया था। और देखो वर्मा का भारत से पृथक्करण भी कब हुआ था? 1937 में हुआ था। और किस अधिनियम के तहत? 1935 के तहत ही हुआ था। और एक संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी, आप सभी को पता होगा, और रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई थी तो 1935 में ही, तो समझ सकते हो। और देखो इसी के तहत एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, जो शक्तियां थी प्रांतों में और के संघ में बांट दिया गया था सूचियों में, जैसे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में। और देखो 1937 में ही, याद रखना, प्रथम जो प्रांतीय चुनाव हुए थे वो 1937 में ही हुए थे और 11 प्रांतों में हुए थे, सभी को पता होगा, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये तो समझ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1935 का। नेक्स्ट देखो, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, क्या कारण हो सकता है इन तीनों में से, चारों में से, कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू हुआ था। यानी लागू करने का जो संविधान का निर्णय लिया गया वो क्यों लिया गया 26 जनवरी को? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। तो कौन सा दिन हो सकता है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 30, शायद अधिकतर को तो इसके बारे में पता ही होगा। तो देखो इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को यानी 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, सभी को पता होगा। रावी नदी के किनारे मनाया गया था इसको। जैसे 1929 का लाहौर का अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। फिर रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फैला करके पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी उन्होंने, और इसी के तहत 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया था। यह कांग्रेस के द्वारा मनाया गया पूर्ण स्वराज दिवस था। इसी वजह से इसको 26 जनवरी को जो संविधान है वो लागू किया गया था। तो समझ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल या नाभिकीय ऊर्जा, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? यानी वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत, सबसे अधिक ऊर्जा जो वाणिज्यिक ऊर्जा है सबसे अधिक किससे उत्पादित की जाती है? तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
कोयला, कोयले से आप सभी को पता होगा सबसे अधिक जो ऊर्जा है उसका उत्पादन किया जाता है, यानी विद्युत भी समझ सकते हो, तो सबसे अधिक कोयले से ही की जाती है। तकरीबन कोयले से 76% के करीब उत्पादन किया जाता है। कितना? 75-76% के करीब। तो कह सकते हो ऊर्जा उत्पादन में, वाणिज्यिक ऊर्जा उत्पादन में कोयले का एकाधिकार सही समझ लो। अगर कोयला ना हो तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मनाती है? कौन सी जनजाति है भारत में जो बहुपतित्व यानी एक से अधिक पतियों की प्रथा किस जनजाति द्वारा प्रचलित है? गोंड, जौनसारी, नागा या टोडा? देखो टोडा जनजाति भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ पाई जाती है ये बताना है आप सभी को। तो नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है ये। नागा मेघालय क्षेत्र में पाई जाती है। गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं उस साइड में, नागालैंड में भी पाई जाती है। नहीं, स्पेशली ये शायद नागा जनजाति जो नागालैंड में पाई जाती है। जौनसारी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, फेमस है। गौड़ भी पाई जाती है, गौड़ भी काफ़ी फेमस है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। तो कौन सी जनजाति है जो बहुपतित्व प्रथा को प्रचलित है यानी मनाती है अधिकतर? 32 का आंसर बताना है आप सभी को। क्या होगा आपके हिसाब से? तो देखो इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्या जवाब हो जाएगा? देखो इसमें शायद ऑप्शन गलत दिए हुए हैं आपके सामने। नहीं, सही है ऑप्शन। तो देखो ये जो जौनसारी है ये भी मनाती है, और इसमें ये टोडा जनजाति है ये भी बहुपतित्व प्रथा इन दोनों में प्रचलित है। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्या सही होगा? 3 और 4 सही हो जाएगा इसका। 3 और 4। वैसे 1-2 जनजाति और भी है, जैसे कोटा है, एक बोटा भी है और इराबा जनजाति भी है, तो वो सभी मनाती हैं। ये बहुपतित्व प्रथा प्रचलित है इन चारों जनजातियों में, समझ सकते हो। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 3 और 4, जौनसारी और टोडा। अब देखो पहला क्वेश्चन आया आपके सामने ये कथन से संबंधित, कि पहला कथन है इसमें कि भारत में नगरीकरण का जो स्तर है चीन से काफ़ी नीचे है, और कारण है इसमें भारतीय नगर कम नियोजित हैं। तो देखो कौन सा सही हो सकता है इसमें? क्या भारत में जो नगरीकरण का स्तर है वो चीन से कम है, और इसका जो कारण है भारतीय नगर कम नियोजित हैं, ये हो सकता है क्या? देखो इसमें कथन भी सही है, क्योंकि भारत में जो नगरीकरण का स्तर है वो चीन से काफ़ी कम है, और ये जो कारण है भारतीय नगर कम नियोजित हैं ये भी सही है। लेकिन देखो भारतीय नगर कम नियोजित हैं ये कारण मान लिया हमने, तो क्या यह इसकी जो भारत में नगरीकरण है, नगरीकरण चीन से काफ़ी कम है, इसकी ये व्याख्या कर सकता है? कैसे भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय नगर कम नियोजित हैं। कम नियोजित हमने मान लिया, लेकिन नगरीकरण कम है तो ये जरूरी थोड़ी है। और इसमें कहाँ दिया हुआ है कि चीन से कम है कि किससे कम है? ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। देखो हैं तो दोनों सही, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है? भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन करना चाहिए आप सभी को, क्योंकि जो भारत में शक्ति खंड है ना उसमें ऊर्जा स्रोत के बारे में पूछा है। तो देखो सभी को पता होगा जो भारत में ऊर्जा होती है, अभी पहले ही बताया था मैंने क्वेश्चन में, थोड़ी देर पहले ही बताया था, यानी कोयले से उत्पादन होता है। तो कोयला किस में आएगा? तापीय में आएगा। तो सबसे अधिक किसका? देखो ये 2 तो कट गए नीचे वाले। तापीय से सबसे अधिक उत्पादन होता है। उसके बाद क्या लगाओगे आप? उसके बाद जो जलीय है उससे देखो नवीकरणीय ऊर्जा से भी काफ़ी उत्पादन होता है। ऊर्जा का भारत में कितना होता है? तकरीबन 24-25% के करीब होता है, और 50-55% के करीब ये तापीय से होता है। ठीक है, तो इसमें वो है नहीं नवीकरणीय ऊर्जा, तो इसमें क्या लगाओगे? जलीय ऊर्जा लगा दो, तो जल से होता है। फिर आणविक ऊर्जा, और सबसे कम इसमें वायु लगा दो। ठीक है, तो क्या लगा सकते हो? 1 2 तापीय, जलीय, आणविक और वायु, तो यही सही हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। अब पहला कथन है कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है, और कारण है बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। तो देखो कौन सा सही हो सकता है इसमें से? देखो पहला देखो कोयला का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है, सही है। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें
पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख क्षेत्र है। तो देखो ये बंगाल और झारखंड छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है, अधिकतम कोयले का उत्पादन यहीं से होता है। तो दोनों सही हैं, लेकिन इसकी ये जो व्याख्या करता है ये कारण एक ही, ये सही नहीं है। तो क्या जवाब हो जाएगा? इसका भी बी हो जाएगा। ठीक है, बी ही हो जाएगा इसका भी। देख लो और अपने दिमाग से लगाना इसमें। नेक्स्ट देखो, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक किस में है? क्वेश्चन नंबर 36। देखो अनुसूचित जातियों की संख्या के बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, तकरीबन 4,13,14,00,000 के करीब है। दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल, तीसरे पर बिहार है। लेकिन अगर परसेंट में ही पूछा जाए इसे तो पंजाब लगाना है आपको, क्योंकि सबसे अधिक अनुसूचित जाति की संख्या परसेंट के हिसाब से पंजाब में है। कितनी है? 32% के करीब है। फिर हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन इसमें संख्या के हिसाब से पूछा है तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं, यानी सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करने वाले जो 2 भारत के राज्य हैं वो बताने हैं। तो देखो इसका क्या जवाब होगा? एक तो है झारखंड और एक है छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन देख लो, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इन दोनों में ही सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। देखो भारत में कोयला शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन ही है, सभी को पता होगा। और कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान जो है तकरीबन 60-65% के करीब है। कितना? 60-65% के करीब है। और देश के कुल वाणिज्यिक ऊर्जा की मांग में 61% कोयले द्वारा पूरी होती है, ये जो मांग है विद्युत की। और भारत के दो प्रमुख राज्यों में देखा जाए तो झारखंड और छत्तीसगढ़, इसके अलावा उड़ीसा भी काफ़ी फेमस है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है? किस क्षेत्र में है? तो देखो इसका सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। यानी भारत में संकार्य यानी जो चालू जोतों का सबसे बड़ा आकार है, औसत आकार, वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा कहाँ पर है? बताओ नाथुला कहाँ पर है? जब आपको नाथुला के बारे में पता होगा तो आसानी से करोगे। देखो नाथुला दर्रा है सिक्किम में, तो पहला ही गलत है, ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट दर्रा केरल में। देखो जम्मू कश्मीर में दर्रे भी देख लो, जम्मू कश्मीर में 2 दर्रे हैं, बुर्जिला और जोजिला। और ये आपके सामने जो हिमाचल प्रदेश है, ये रोहतांग तो इसमें दे ही दिया। इसके अलावा सिपकिला भी है, बारालाचला भी है, और ये रोहतांग भी है। तो इन तीनों को भी याद कर लेना। केरल में ये पालघाट दर्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है। कौन सा? बोमडिला दर्रा। सिक्किम में जेलेपला और ये नाथुला। उत्तराखंड में मानाला, नीतीला, ये थांगला भी हो जाता है। और ये लिपुलेख दर्रा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद करना। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का वह देश कौन सा है जिसमें वृद्धों की जनसंख्या जो है सबसे अधिक पाई जाती है प्रतिशत के हिसाब से? तो ये कौन सा है? श्रीलंका है, ऑप्शन डी। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है। किस हिसाब से, यानी किससे संरक्षित नहीं है विश्व की लगभग 80% जनसंख्या? आर्थिक सुरक्षा द्वारा, शिशु सुरक्षा द्वारा, खाद्य सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा? तो याद रखना विश्व की जो 80% जनसंख्या है वो खाद्य सुरक्षा द्वारा जो है संरक्षित नहीं है। समझ सकते हो कितना। भारतीय उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? यानी उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए, उत्तरी ध्रुव पर जो प्रकाश है उसके लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? क्षोभमंडल, तापमंडल, आयनमंडल या बहिर्मंडल? देखो उत्तरी ध्रुवीय जो प्रकाश है उसके वायुमंडल के आयनमंडल में परत में घटित होती है। किस में? ये उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश वायुमंडल के किस में? आयनमंडल की परत में घटित होता है। और यही ध्रुवीय क्षेत्रों में रात में होने वाली प्रकाशिकीय घटना है। किस में? ध्रुवीय क्षेत्रों में रात में होने वाली प्रकाशिकीय घटना क्या है? यही है आयनमंडल की परत में घटित होना ही। ठीक है, तो समझ सकते हो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आयनमंडल। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। रूर बेसिन ये कोयले के उत्पादन के लिए है। और कहाँ पर है
ये जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पर? जर्मनी में। छोटा नागपुर का पठार जो क्षेत्र है ना भारत का, उसी को कहा जाता है रूर क्षेत्र। आगे देखो, ब्रुनेई, कोलंबिया, केन्या, वेनेजुएला, ये भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश अवस्थित हैं ये बताना है आपको। भूमध्य रेखा पर जो देश हैं, तकरीबन कितने देश हैं भूमध्य रेखा पर? 13 देश हैं ना, वो सभी याद कर लेना। जैसे देखो, इस पर भूमध्य रेखा पर जो देश हैं, देखो उसमें क्या बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील हैं। उसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में आओगे तो गबोन, साउथ प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, फिर उसके बाद युगांडा आएगा, केन्या और सोमालिया, फिर आगे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हो कुल 13 देश स्थित हैं। और इसमें से ऑप्शन में देखना है क्या ब्रुनेई है इस पर, तो ब्रुनेई कहीं भी नहीं है, तो पहला तो कट गया। कोलंबिया है, केन्या है इस पर, और वेनेजुएला नहीं है इस पे। तो कह सकते हो ऑप्शन 2 और 3 यानी कोलंबिया और केन्या ये सही हो जाएगा। कौन सा है इसमें? 2 और 3 देख लो, तो बी सही जवाब है इसका। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? कौन सा द्वीप है जो 3 देशों में विभाजित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। देखो, विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, और बोर्नियो जो है इस पर 3 देशों का अधिकार है, जैसे इंडोनेशिया का भी है, मलेशिया और ब्रुनेई, ये तीनों देश शामिल हैं इस पर। और ये कहा जाए तो मैप देखा होगा तो आपने, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पड़ता है, ठीक है, तो याद रखना बोर्नियो। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है। 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात कहाँ से उत्पादित होता है विश्व का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन से। चीन जो है विश्व के 1/3 से अधिक कच्चे इस्पात का उत्पादन करता है, और भारत विश्व में इसमें देखा जाए तो 8वें स्थान पर है इस्पात के उत्पादन में। कौन से स्थान पर? 8वें पर। नेक्स्ट देखो, सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है सन सिटी। जो सन सिटी है ना, वो दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवस्थित है। किसमें? दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में, ऑप्शन डी। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो। कहाँ पर? चीन में। और इस मरुस्थल का क्षेत्रफल भी काफ़ी है, वैसे तो काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है ये। तकरीबन इसका क्षेत्रफल है 3,20,000 वर्ग किलोमीटर के करीब, कह सकते हो थार मरुस्थल के बराबर साई है ये, और चीन में फैला हुआ है ये। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को बाब उल मंदेब, हॉर्मुज, मलक्का या बास्पोरस? तो देखो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बाब उल मंदेब जो है हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी को कौन सी जोड़ती है? ये हॉर्मुज जो है। और मलक्का कहाँ पर है, और बोस्पोरस कहाँ है? देखो, इसके बारे में बताऊं कि ये जो मलक्का जल संधि है ना, ये मलक्का जल संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में, और ये मलेशिया का मलाया है, उसको सुमात्रा द्वीप से अलग कर दिया, और फिर जोड़ दी किसको है? अंडमान सागर यानी हिंद महासागर को जोड़ती है चीन सागर से। जो चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है उसको जोड़ती है। और ये जो बॉस्फोरस जल संधि है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तुर्की के इस्तांबुल को, तुर्की जो मुख्य भूमि है उससे जोड़ती है। तुर्की का जो इस्तांबुल प्रायद्वीप है उसको जोड़ती है किससे? तुर्की मुख्य भूमि से। और ये मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। मैप देख लेना, अच्छे से पढ़ना चाहिए आप सभी को। आगे देखो, बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है बाकू? बताओ, बाकू से किसका खनन किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, खनिज तेल के लिए। खनिज तेल के खनन के लिए प्रसिद्ध है बाकू क्षेत्र। और बाकू क्षेत्र कहाँ है? भूतपूर्व सोवियत जो संघ था यूएसएसआर, उसमें अवस्थित है ये। और ये कैस्पियन सागर और काला सागर के समीप ही है। कैस्पियन सागर और काला सागर देखा होगा आपने, ठीक है, तो वहीं स्थित है। बाकू में सबसे गहरे तेल के कुएं पाए जाते हैं, और तेल की सबसे लंबी जो पाइपलाइन है वो भी यही है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु तक, यानी नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। किस आम चुनाव में? 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग आम चुनाव में कब किया गया? तो देखो, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी,
1989 के जो आम चुनाव हुए थे ना, वो 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था। और पहले ये जो आयु थी ना 21 वर्ष थी कम से कम। 61वां संविधान संशोधन हुआ फिर आगे, फिर उससे जो मताधिकार की आयु थी 21 से 18 कर दी गई थी घट करके। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? देखो दोबारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? अनुच्छेद पूछा है, किस अनुच्छेद के तहत? तो देखो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी 169 जो आर्टिकल है उसके तहत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है, आर्टिकल 169। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? संसद को संबोधित करने का अधिकार किसके पास है? बताओ किसके पास है? तो देखो निम्नलिखित में से संसद को संबोधित करने का अधिकार जो होता है ना, भारत के राष्ट्रपति को होता है। किसको? यानी राष्ट्रपति संबोधित करता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो इन चारों में से ही देखना है। महान्यायवादी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो भारत के मुख्य राष्ट्रपति न्यायाधीश और सुरक्षा सलाहकार। तो देखो इसमें जो ऑप्शन ए दिया हुआ है इसका, भारत का महान्यायवादी, इसको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वैसे तो ये संसद का सदस्य नहीं होता है, आप सभी को पता होगा, और ये मंत्रिमंडल का भी सदस्य नहीं होता है, लेकिन यह किसी भी सदन में किसी भी टाइम कभी भी जा कर के बैठ सकता है और बहस भी कर सकता है, बोल भी सकता है, भाग भी ले सकता है, किंतु ना तो ये मत कर सकता है। ठीक है, तो कह सकते हो कि ये संसद को संबोधित कर सकता है, यानी बोलता है तो वो संबोधित करना ही तो हो जाता है। तो कह सकते हो कि भारत का महान्यायवादी जो होता है इन चारों में से देखा जाए तो संसद को संबोधित कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से संसद के संबंध में पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है इसमें, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है क्या? दूसरा है, संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। तीसरा है इसमें, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित करना। चौथा है इसमें, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो देखो इसमें कौन सा है जो कथन इसमें सही नहीं है संसद के बारे में? देखो इसमें पहला देखो कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल ठीक है, पता होगा आप सभी को। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो सी है ना, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि मंत्रिमंडल की जो सदस्यता है केवल निम्न सदन यानी लोकसभा तक ही सीमित नहीं है, इसमें राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, यानी जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो भी मंत्री बन सकते हैं। तो इस वजह से कह सकते हो कि मंत्रिमंडल की जो सदस्यता है केवल निम्न सदन तक ही सीमित नहीं है। और जो चौथा है, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, यानी जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल तभी तक है जब तक उसको बहुमत प्राप्त है सदन में, जब तक बहुमत प्राप्त है। अगर बहुमत नहीं मिलेगा तो मंत्रिमंडल को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है? क्या लोक लेखा समिति का? देखो बताओ कौन सा होगा इसमें। यानी ऐसे समझ सकते हो कि कौन सी समिति ऐसी है जिसमें कोई भी राज्यसभा का प्रतिनिधि नहीं होता है, सभी सदस्य जो होते हैं लोकसभा के होते हैं। देखो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं और आपकी लोकसभा के भी होते हैं। इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है? 22 होती है, 15 राज्य लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। सार्वजनिक उपक्रमों की यह समिति, इसमें भी 22 सदस्य संख्या होती है, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा के। लेकिन ये जो आकलन या प्राकलन समिति है ये सबसे बड़ी समिति होती है और इसमें सदस्य संख्या होती है 30, और ये जो 30 सदस्य होते हैं ना, ये सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। तो समझ सकते हो इसमें जो है राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है, और यही पूछा है इसका, तो यही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में तो देखो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, आप सभी को पता होगा। कब हुआ था? 92 में, 1992 में हुआ था। लेकिन लागू कब से हुआ था? 1993 से। तो यही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1993 से
ये जो है भारतीय संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया। ऑप्शन डी सही है। ध्यान आकर्षण सूचना के प्राविधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने किसको सीमित कर दिया है? क्या अल्पावधि चर्चा को, प्रश्नकाल को, या स्थगन या शून्यकाल को? बताओ क्या सही होगा आपके हिसाब से। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित कर दिया है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? स्थगन प्रस्ताव को। अब देखो इसमें मिलान करना है। जो अनुच्छेद 14 है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 देखो समानता का अधिकार है। मौलिक अधिकारों में पढ़ा होगा आपने, 14 से 18 तक है, तो एक ही अधिकार दिया हुआ है, 14 का हो जाएगा समानता के अधिकार से। अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा 4। और जो अनुच्छेद 14 है ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और संशोधन हो जाएगा 368 से। तो 3 4 2 1 होना चाहिए। 3 4 2 1 ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अब देखो इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ है, और फिर इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो इनमें सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? आपके हिसाब से कौन सा लग रहा होगा? देखो 15वां राज्य बना था गुजरात, जो उसकी बम्बई की सीमा में परिवर्तन किया था। 2 राज्य बना दिए थे, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। फिर उसके बाद 1963 में बना था नागालैंड। ठीक है, 1963 में बना कौन सा? नागालैंड। ये बना था 16वां राज्य। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें देखा जाए तो कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? 63 में ये हो गया, तो 66 में बनेगा फिर हरियाणा, जो पंजाब की सीमाओं में परिवर्तन किया था, 1966 में बना। और फिर सिक्किम और मेघालय में और देख लो। सिक्किम के बारे में बता दूं कि ये बना था 1975 में। कब? जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था उससे, यानी 35वें से तो इसको असम राज्य का सह राज्य का दर्जा दिया गया था, और 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था उससे इसको भारत का 22वां राज्य बना दिया। तो ये हुआ था 1975 में, और मेघालय इससे पहले हो गया था 1971 में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद आएगा 2। 3 2 देखना है पहले तो, नहीं 3 2 नहीं, 3 1। पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम। 3 1 4 2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अब कथन और कारण देखना है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं क्या लोकतंत्र के जीवन रक्त होते हैं? और कारण है इसमें लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो इसमें से देखो कौन सा सही हो सकता है आपके हिसाब से। देखो क्वेश्चन नंबर 60 में देखना है आप सभी को। देखो राजनीतिक दल जो होते हैं लोकतंत्र के जीवन रक्त होते हैं, बिल्कुल ठीक है, किंतु ये जो कारण दिया हुआ है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो ये गलत है इसका। नहीं सॉरी दोबारा देखो इसे, कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं। और क्या, जब राजनीतिक दलों को ही कोसेंगे ना, जैसे कोई खराब शासन महसूस होता है तो वो पूरी पार्टी को ही ले लेते हैं, यानी पूरा जो शासन राजनीतिक दल होता है उसी को ले लेते हैं, फिर उसी को कोसने लगते हैं। और इसी वजह से कह सकते हो कि जब उसे कोसते हैं तो राजनीतिक दल जो होता है लोकतंत्र के जीवन रक्त की तरह होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हो जाते हैं और ये इसकी व्याख्या भी सही हो जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ठीक। आगे देखो, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है, किस पर करता है? भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो देखो इसमें जो भारत में केंद्र राज्य संबंध है ना, वो इन चारों पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों पर भी, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी, न्यायिक व्याख्याओं पर भी, और बातचीत के लिए यंत्र विन्यासों पर भी। तो कह सकते हो इन चारों पर निर्भर करते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो देखो भारतीय संविधान का जो भाग है ना, वो आत्मा कौन सा कहलाता है? वो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को।
यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना। और ये जो उद्देश्य का है यही प्रस्तावना बनी। लेकिन एक चीज़ और समझ लो कि जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32, इसको भी भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो इसको भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है ये दोनों ही हो जाएंगे, समझ लेना। ठीक है, हम आगे देखो, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में। भारत और यूएसए में न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कौन कौन से संविधान में रखते हैं? तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पुनरावलोकन की व्यवस्था है। बाकी ये इसमें क्या बोलते हैं, यूके में नहीं है ये। और देखो जो ये न्यायिक पुनरावलोकन करने का जो अधिकार है ना, ये आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय को संसद या विधानमंडलों द्वारा जो पारित अधिनियम होते हैं ना, तथा कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी जो यानी जो कोई भी आदेश होते हैं उसकी वैधानिकता जो होती है उसका पुनरावलोकन करने का अधिकार किसको होता है? सर्वोच्च न्यायालय को। और संविधान के उसमें भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना जो है कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो समझ सकते हो जब अमेरिका से ली गई है तो अमेरिका में तो पहले से ही है, और फिर भारत ने ले ली तो भारत में भी हो गई, तो कह सकते हो दोनों में है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, बताओ? भारत का प्रथम विधि अधिकारी, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये जो भारत का महान्यायवादी होता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी भारत सरकार का प्रथम वकील होता है। और संविधान के आर्टिकल 76 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है, और भारत का जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा इसकी नियुक्ति भी की जाती है। और आर्टिकल 88 के अनुसार भारत का जो महान्यायवादी है ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही यह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन यह जो है किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है और कभी भी जा सकता है और बहस भी कर सकता है, लेकिन यह मत नहीं दे सकता है, याद रखना। और इसकी योग्यताएं जो होती हैं ना वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती हैं, याद रखना। आगे देखो, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? देखो वित्त विधेयकों के अंतर्गत धन विधेयक भी आते हैं, और वित्त विधेयकों के धन विधेयकों के अलावा भी वित्त विधेयक होते हैं, याद रखना। जितने भी वो धन विधेयक होते हैं सभी वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो याद रखना लोकसभा द्वारा जो वित्त विधेयक भेजा जाता है ना उसमें अगर आर्टिकल 110 में उसका प्रावधान किया गया है तो समझ लेना वो धन विधेयक है, और उसको राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, मात्र 14 दिन तक। अगर 14 दिन से अधिक हो गए तो वह स्वतः ही पारित हो जाता है। और इस धन विधेयक के अलावा जितने भी वित्त विधेयक होते हैं सभी में राज्यसभा की जो शक्ति होती है वह सामान्य विधेयक की भांति ही होती है, याद रखना। ठीक है, तो कितने इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 14 दिन तक अगर धन विधेयक है तो। भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। जो भारतीय संविधान सभा है इसके प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता। तो देखो इसका क्या जवाब होगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद तो स्थायी अध्यक्ष बाद में बने थे, उनसे पहले बन गए थे सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे वो, यानी कार्यवाहक समझ सकते हो। तो वो 2 दिन बाद बने थे उनसे, ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं। यानी ये तो बन गए थे 9 दिसंबर 1940 को, और फिर दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1940 को, उसमें राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। तो पहले दिन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जाता है। जो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। राज्य के विधि मंत्री, राज्य के राज्यपाल, राज्य सरकार, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इनमें तो कोई भी नहीं कर सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्णय को जो पलट सकता है केवल सर्वोच्च न्यायालय ही है।
तो इसमें तो सर्वोच्च न्यायालय दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, आपको पता होगा, और सर्वोच्च न्यायालय करता है आर्टिकल 32 के तहत। आगे देखो, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बलवंत राय मेहता समिति। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही जवाब क्या होगा। इन चारों में से देखना कि सही सुमेलित 3 है इसमें और एक सुमेलित नहीं है, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है इस सवाल का। आगे देखो, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? यानी किस राज्य में बनी थी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री? तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी, और अक्टूबर 1963 से वो 1967 तक रही थी, सभी को पता होगा। फिर उसके बाद दूसरी मुख्यमंत्री भी बनी नंदिनी सतपथी, जो 72 में बनी थी, और तीसरी भी बनी थी गोवा में बनी थी वो। देखो ये जो नंदिनी सतपथी बनी ये ओडिशा में बनी, और फिर गोवा में भी बनी थी एक, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो कि पहली कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी। राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू बनी थी। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन देता है सलाह कानूनी मामलों में? तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जो होता है, एडवोकेट जनरल जो होता है वो देता है सलाह। और यह भारत के महान्यायवादी के समान राज्य का अधिकारी होता है। जैसे भारत का जो महान्यायवादी है ना, उसी प्रकार ये राज्य का महाधिवक्ता होता है, और महाधिवक्ता की नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा, और भारत का जो महान्यायवादी होता है उसकी राष्ट्रपति के द्वारा, और यह इसी के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। केवल सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी गई है? यानी केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी गई है? तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 500 करोड़ रुपए तक की, 500 करोड़ रुपए धनराशि तक की वित्तीय स्वायत्तता दी गई है, याद रखना। आगे देखो, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? भारत में सबसे पहले तेल या ऊर्जा का संकट कब आया था? तो देखो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1970 और 80 के दौरान जो है भारत में सबसे पहले तेल और ऊर्जा का संकट उत्पन्न हुआ था। तो आज की क्लास को इतना ही है। 70-75 क्वेश्चन देखे मैंने जीएस के, कैसे लगे, क्या कुछ समझने को मिला? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बताओ सब कुछ कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दो वीडियो को, और पढ़ते रहो। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक बाय।